राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट से, जो हमारी रहेगी टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टीचिंग एप्टीट्यूड की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ दो वर्ड्स, जो कि हैं एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड। इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटीट्यूड का। मोस्टली हमें बहुत इजीली सुनने को मिलता है वर्ड कि यार उसमें तो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा ये है वो है। तो एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? एटीट्यूड एक पर्सन का ना माइंडसेट होता है कि उसकी फीलिंग्स के बिहाफ पे वो खुद कैसे सोचता है, तो उन चीज़ों को अपने माइंड में रख के वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट और सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, ये हमारा होता है एटीट्यूड। और जो एटीट्यूड होता है ना, हर एक पर्सन का अपना अलग अलग होता है। किसी का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है। तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को हम किस तरीके से देखते हैं, वो एक पर्सन की ना अपनी इंडिविजुअल अप्रोच होती है किसी भी टास्क को लेके, या किसी बंदे के साथ उसे कैसे इंटरेक्ट करना है, ये हमारा आ जाता है एटीट्यूड के अंदर। और वहीं अगर हम एक बात करें कि एक टीचर का एटीट्यूड कैसा होता है, तो वो डिपेंड करता है कि उसके प्रोफेशन को लेके, कि वो स्टूडेंट्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, उसके कलीग्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, या फिर जो एजुकेशनल सिस्टम पे वो काम कर रहा है, जो जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसको लेके उसका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा रहता है। कुछ टीचर्स कुछ पॉइंट्स को लेके नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो अब एटीट्यूड के बाद हम बात करते हैं एप्टीट्यूड का। एप्टीट्यूड क्या होता है? रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स नेचुरल एबिलिटी और पोटेंशियल टू एक्वायर स्किल्स और नॉलेज इन ए पर्टिकुलर फील्ड, और वी कैन से दैट ट्रेड्स सच एज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी पर्सन की ना उसकी नेचुरल एबिलिटी और पोटेंशियल कितनी होती है किसी भी नॉलेज और स्किल को गेन करने के लिए, वो कितनी जल्दी उसे सीखता है, कोई स्लो लर्नर है, फास्ट लर्नर है, ये हर एक की ना अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, कि उस बंदे की कितनी क्षमता है कि वो उसको कितनी जल्दी चीज़ों को सीखता है या फिर उससे ज़्यादा टाइम लगता है। और जैसे हमारी इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स ना किसी की बहुत अच्छी होती है, इतनी अट्रैक्टिव होती है कि हम फर्स्ट टाइम में उसको ये हो जाता है कि भाई इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है। क्रिटिकल थिंकिंग होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं। किसी का मैथ बहुत अच्छा होता है, एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, किसी को सोशल साइंस में इश्यूज़ होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है और हम किसी चीज़ को एक्वायर करने में कितना टाइम लेते हैं, हम फास्ट लर्नर है या स्लो लर्नर है। ये चीज़ हमारी आ जाती है एप्टीट्यूड के अंदर। टीचिंग एप्टीट्यूड की डेफिनेशन हम में आ जाता है कि इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अप्लाई टीचिंग टेक्निक्स इफेक्टिवली एंड एंश्योर दैट स्टूडेंट्स लर्न एफिशिएंटली। इसका मतलब ये होता है कि ये ना एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। ये सिर्फ एक ये नहीं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हम सिर्फ ये है कि हमें टीचिंग आनी चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए, दैट्स इट, हमारा काम हो गया। नहीं, ये पूरी एक प्रोसेस होती है कि टीचर पहले प्लान कैसे करता है, उसका कंटेंट क्या रहेगा, वो रिप्रेजेंट कैसे करेगा, उसके बाद उसका स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन क्या रहेगा, लर्निंग उसके मेथड्स क्या क्या रहेंगे, लर्निंग के मेथड्स क्या क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या रहेगा। तो ये सारी एक प्रोसेस होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इसके अंदर कि एक टीचिंग लर्निंग ना प्रोसेस होती है। उसके बाद फिर ये होता है कि हम जब स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना, तो वो उसका टीचिंग, जब हम किसी भी टॉपिक को टीच करते हैं ना या पढ़ाते हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, तो वो एक टेक्निक का यूज़ करते हैं कि वो टेक्निक इतनी एफिशिएंट होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में आ जाए। ये नहीं कि हम उसको और चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर दें। तो इसलिए हमें हर एक टीचिंग पे टेक्निक्स अप्लाई करनी होती है बहुत ही इफ़ेक्टिवली। और उसके बाद सबसे लास्ट में ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये इंश्योर करना होता है कि स्टूडेंट्स को हमने जो भी पढ़ाया है ना, वो बहुत ही एफिशिएंटली उन सब चीज़ों को लर्न करे, समझे, याद करे, उसे उसके दिमाग में ये चीज़ें ना रह जाए, डाउट्स ना रह जाए, उसकी हर एक कन्फ्यूज़न दूर होनी चाहिए। तो हमारी टेक्निक्स इतनी ईजिली और बिल्कुल सिंपल तरीके से होनी चाहिए ताकि बच्चों को वो सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना लगे। Refers to the inherent potential, skills and abilities required for effective teaching and the ability to communicate complex ideas in a clear and engaging manner.
जैसे कि हम सब पढ़ते ही आ रहे हैं, अभी तक आप सब ने भी पढ़ा ही है। हम कभी कभी हमने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होंगी अपने BCM CMA या फिर जिसने भी जो भी डिग्री कर रखी है, तो वो स्टैंडर्ड्स बुक्स की लैंग्वेज इतनी हाई फाई होती थी ना कि हमें समझ ही नहीं आते थे। बहुत सारे वर्ड्स हमारे ऊपर से निकल जाते थे, उनके मीनिंग ही नहीं हमें समझ में आता था। तो उसके कंटेंट का एक स्टैंडर्ड था कि हाँ स्टैंडर्ड लोगों के लिए है। बट वहीं अगर हम लोकल राइटर्स की उठा के देखते थे ना, तो उनका कंटेंट इतना ईजी होता था ना, हम सिर्फ एक रीडिंग में ही उनको आसानी से समझ सकते थे, हमें किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं होती थी। जैसे कि मैं एक नाम लेती हूँ बुक का, सुशील गोयल लोकल राइटर होता था। उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक उठा के देख लो, कोई भी उठा लो उसकी, वो बहुत ही ईजी होती थी एंड टू दी पॉइंट्स होता था। उसमें कुछ भी ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता था हमें, लेकिन जो लिखा होता ना उसके अंदर एकदम एग्जैक्ट टू दी पॉइंट चीज़ें होती थी, बहुत ही सिंपल होती थी, क्लियर होती थी एकदम, जो पढ़ते ही दिमाग में बैठ जाती थी। तो इसी तरीके से जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं उसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट आती है, टीचिंग इज़ ए सेट ऑफ इवेंट्स। टीचिंग सिर्फ ना ये नहीं है कि नहीं सिर्फ पढ़ाना है, पढ़ाने को ही हम टीचिंग बोलते हैं, नहीं, टीचिंग ना एक सेट ऑफ इवेंट्स होता है। मतलब इसमें ना बहुत सारी इवेंट्स को, जैसे हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमें क्या पढ़ाना है, हमारे पास कंटेंट क्या होगा, हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, PDF करेंगे, PDF बनानी पड़ेगी हमें, प्रेजेंटेशन से देंगे या फिर हैंड रिटन नोट से बनाएंगे हम उसके लिए। तो हमें सबसे पहले ना प्लानिंग करनी पड़ती है कुछ भी पढ़ाने से पहले। उसके बाद आ जाता है कि हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ, इंटरेक्शन कैसे होगा हमारा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, डिपेंड करता है कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंटरेक्शन होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा फीडबैक, कि हमने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश की है, उसके बाद हम स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं, उन्हें कितना समझ में आया है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस टॉपिक में इशू क्रिएट हुआ है उनके लिए। और फिर सबसे लास्ट में आ जाता है एंड रिफ्लेक्शन इन दी ओवरऑल टीचिंग लर्निंग साइकिल। और जब हम एक डिपेंड करते हैं ना कि हम हमारी पूरी एक प्रोसेस होती है, तो एक रिफ्लेक्शन ओवरऑल लास्ट में हम रिजल्ट असेसमेंट लेके चलते हैं कि बच्चों को कितना याद हुआ है, उन्हें कितना समझ में आया है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो उसको हम बोलते हैं एक टीचिंग लर्निंग साइकिल। देन हमारे पास टीचिंग में आ जाती हैं 2 प्रोसेसेस, एक होती है इंटरनल प्रोसेस एंड देन एक होती है एक्सटर्नल प्रोसेस। इनको समझाने के लिए मैं 2 वर्ड्स लिख रही हूँ यहाँ पे, मैंने लिखे हुए हैं, एक लर्निंग हो गया, एक परफॉर्मेंस हो गया। तो लर्निंग को हम बोलेंगे इंटरनल प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस को बोलेंगे हम एक्सटर्नल प्रोसेस। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंटरनल प्रोसेस क्या होती है। इंटरनल प्रोसेस हमारी वो होती है जिसे हम देख नहीं सकते, मतलब हमें टीचर ने पढ़ा दिया, उसके बाद हमें क्या समझ में आया, हमने क्या क्या सीखा है, ये सिर्फ एक उस स्टूडेंट को ही पता होता है जिसने पढ़ा है। जैसे 10 बच्चे बैठे हैं और टीचर हमें पढ़ा के चला गया है, तो उन 10 बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको क्या क्या समझ में आया है, उन्होंने कंप्लीट समझा है या नहीं समझा है, तो वो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। तो ये लर्निंग जो होता है ना हमारा इंटरनल प्रोसेस होता है, इसे हम देख नहीं सकते और इनटेंजिबल होता है ये, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसको सिर्फ वही स्टूडेंट ही ऑब्जर्व कर सकता है जिसने लर्न किया है। उसके बाद आ जाता है हमारा परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हमारा आता है एक्सटर्नल प्रोसेस में। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होती है कि एक ऑब्जर्वेबल एप्लीकेशन होती है जिससे हम मेज़र भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने टीचर्स ने स्टूडेंट्स को कोई भी टास्क दिया है, तो उसके कंप्लीशन पे जो रिजल्ट्स आता है कि किस बच्चे ने कौन फर्स्ट आया है, कौन लास्ट आया है, किसने टॉप किया है, तो उससे हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसमें हमें उनके एक्शंस देखने को मिलते हैं। लाइक अगर कोई टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है तो क्वेश्चन पुटिंग होती है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीचर्स, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर जो हमें देते हैं वो एक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के, तो हमें विजिबल एक्शंस भी मिलते हैं। जैसे सीन और टेंजिबल है, ये ऑब्जर्वेबल एप्लीकेशन है, एक टास्क कंप्लीशन है, तो ये सब आ जाता है एक्सटर्नल प्रोसेस में। तो लर्निंग को हम इंटरनल प्रोसेस बोलेंगे और परफॉर्मेंस को हम एक्सटर्नल प्रोसेस बोलेंगे। इन 2 वर्ड्स को मैंने इसलिए मेंशन किया है यहाँ पे क्योंकि इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं नेट के एग्जाम में। लर्निंग कौन सी प्रोसेस है हमसे डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, इंटरनल है या फिर एक्सटर्नल है, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे मेंशन करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है, टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस। तो यहाँ पे हर कोई आर्ट को देख के ये समझ रहा होगा कि ये तो ना हमारी जैसे आर्ट स्ट्रीम होती है कि BA करनी है, क्या करना है, नहीं, ये आर्ट का मतलब यहाँ पे होता है क्रिएटिविटी, कि हमारे अंदर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें जो हैं वो कैसी हैं, हम कितने क्रिएटिव हैं, कितने इंटरेक्टिव हैं, तो ये सब चीज़ें जो आती है ना वो आर्ट में आ जाती है। और साइंस का मतलब यहाँ पे होता है कि कुछ प्रिंसिपल्स होती है, असेसमेंट्स होते हैं, डाटा, सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो ऑर्गेनाइज्ड वे में है या नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो
तो उसके ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी है, किस प्लानिंग के साथ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब चीज़ें हमें साइंस में देखने को मिलती है। तो इसलिए हमने बोला है टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अब हम इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हमेशा स्ट्रक्चर लेसन प्लान्स होते हैं। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है हमारा कि हमने पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, पहले डिसएडवांटेजेस पढ़ ली, उसके बाद हम डेफिनेशन करते हैं। नहीं, सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं, उसको समझते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें करने के बाद फिर उसकी एडवांटेजेस, उसकी डिसएडवांटेजेस, ये सब चीज़ें आते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान्स होता है हमारे पास। उसके बाद ऑर्गेनाइज डाटा एंड एजुकेशनल गोल सेट होते हैं कि हमारा डाटा सारा A to Z ऑर्गेनाइज होता है, एक सीक्वेंस में होता है, उसकी एक सीक्वेंसिंग आती है। फर्स्ट थिंग पे ये आएगा, सेकंड चीज़ ये आएगी, थर्ड ये आएगी। ये नहीं है कि पहले हम 10वीं को उठा के ऊपर ले आते हैं और फिर दूसरे वाली चीज़ को हम लास्ट में लेके चले जाते हैं। और हमारा एजुकेशनल गोल सेट होता है। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का सब्जेक्ट, क्यों पढ़ रहे हैं, हमें UGC नेट क्लियर करना है। और UGC नेट में हमारे पास क्या आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट है। तो उसको क्लियर करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप हमने एक एजुकेशन गोल सेट कर रखा है हमारा कि हमें वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो हमारी ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है और हमें इन स्टेप्स के थ्रू ही वहाँ तक जाना होगा। फिर हमारा आता है टू वे ट्रैफिक। टू वे ट्रैफिक का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ से आना जाना होता है। तो टू वे ट्रैफिक का टीचिंग एप्टीट्यूड में मतलब होता है कि कम्बिनेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टीचर है, लेक्चर दे के चला गया, आया क्लासरूम में और बिना कुछ अपना लेक्चर डिलीवर किया निकल गया वहाँ से। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर टीचर कुछ भी हमें हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है कुछ भी, तो वो क्वेश्चन करता है, बाद में उसे फीडबैक चाहिए होता है। ठीक है, उसके इंटरेक्शन करने का अलग चीज़ें हो जाती हैं। जैसे अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो हम कमेंट्स करते हैं, फीडबैक्स देते हैं अपने अपने। तो ये टू वे कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन। ये नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से हमने कुछ भी डिलीवर कर दिया और हमें दूसरी तरफ से कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा और उसमें हमें कुछ भी आउटपुट या रिजल्ट्स नहीं देखने को मिल रहे। इसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना, वो ये देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस में मोस्टली। जैसे इंटरेक्शन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एंगेजमेंट होगी, क्वेश्चनिंग होती है स्टूडेंट टीचर्स के बीच में, फीडबैक्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन एक टीचर्स ही स्टूडेंट से कर सकते हैं। नहीं, जब हमें कुछ समझ नहीं आता ना, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस होते हैं टीचर्स के लिए कि मैम ये समझ नहीं आया है, सर हमें ये ऐसे समझ नहीं आया, प्लीज़ इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ये यहाँ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, डिपेंड करते हैं कि हम किस टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हैं और उसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड की डेफिनेशन कर रहे हैं ना, तो इसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस होती हैं। तो अभी वही चल रही है ओवरऑल, तो इसलिए नई नई स्टेटमेंट्स निकल के आ रही है। कुछ वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिनका हमें मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं कई बार इनसे रिलेटेड। तो नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है, टीचिंग इज़ ए डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस। आजकल सोशल मीडियाज़ तो हर कोई यूज़ कर रहा है, तो मोस्टली हम यही सोचेंगे कि नहीं सोशल आ गया ना, तो सोशल का वर्ड देखते ही कि सोशल मीडिया के बारे में बात हो रही है। नहीं, इसका मतलब है कि डिसिप्लिन सोशल प्रोसेस होती है कि एक डिसिप्लिन मैनर होता है कि जैसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं सारे केयरफुल प्लानिंग की जाती है, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है इसकी कि सबसे पहले मुझे इस कंटेंट पे काम करना है, फिर इसकी PPT बनेगी, फिर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगी। उसके बाद सिर्फ ये नोट जस्ट रैंडम होता है कि ये बात नहीं है कि हम मुझे ये नोटबुक दी गई और मैं आपके सामने आके कुछ भी रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नहीं, मुझे पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी 1-2 बार, तब जाके मैं आपके सामने इसको रिप्रेजेंट करती हूँ। तो हमें एक प्रॉपर डिसिप्लिन में रह के टीचिंग को करना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम विदाउट इनडिसिप्लिन वे में कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कंटेंट ही गलत है तो उसको रिप्रेजेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में किया जाता है। उसके बाद ना कुछ 2-3 राइटर्स के नाम हैं जिनके हिसाब से कि टीचिंग को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है, उनके हिसाब से टीचिंग की डेफिनेशन क्या है, तो हम उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले है B.O. स्मिथ। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाता है कि B.O. स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, या फिर हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है क्वेश्चन में, फिर हमसे पूछा गया है कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। तो B.O. स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी थी वो है टीचिंग इज ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंड टू इंड्यूस लर्निंग। इसका मतलब वही है, हर एक डेफिनेशन का मतलब वही है, सिर्फ उसको मोल्ड करके लिखा गया, उसे थोड़ा घुमा फिरा दिया जाता है कि टीचिंग, जैसे B.O. स्मिथ ने बोला था टीचिंग इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। ये पूरी डेफिनेशन एक
पूरा प्रॉपर कीवर्ड है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसका मतलब है कि हम यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएं। टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो हमें कुछ सिखाए, जिसको हम अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ साथ रियल लाइफ में भी अप्लाई कर सकें। जैसे कि अब हमें बेसिक नॉलेज मिल गई है टीचिंग के बारे में कि ये सब चीज़ें हैं, तो उसके बाद अगर हम आगे रिसर्च करें तो हम खुद से उस पर हम आगे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सके, खुद से उस और चीज़ों को एक्सप्लोर कर सके। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है कि टीचिंग हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, कि इसका मेन मोटो यही होता है कि हम यहाँ से कुछ सीख कर जाएं, समझ कर जाएं और अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ साथ अपनी रियल लाइफ में भी उन चीज़ों को अप्लाई करें। तो उसके बाद हमारी जो सेकंड डेफिनेशन आ जाती है वो है ड्यू है। इसकी डेफिनेशन है टीचिंग इज़ लर्निंग एज सेलिंग इज़ टू बाइंग। ये भी वही कहना चाहता है। यहाँ पे पता है क्या, हर एक राइटर की डेफिनेशन जो है उनका मतलब सेम ही है, बस उनके एग्जांपल्स, उनके कहने का तरीका थोड़ी अलग है। ये भी कहता है कि यहाँ पे मेन कंसेप्ट सिर्फ लर्निंग का आता है, हमें टीचिंग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसका कंसेप्ट यही है कि ये एक टू वे ट्रैफिक है, कम्युनिकेशन है। इसमें सिर्फ हम एक बंदे से नहीं, ये है कि सिर्फ एक ही बंदा हमें पढ़ाई जा रहा है, सामने से हमें कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा। तो ये हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसमें स्टूडेंट एंड टीचर्स का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, दोनों की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। और ऐसी ही डेफिनेशन दी थी एडमंड एमिडन ने, कि बोथ आर इन्वॉल्व, टीचर एंड लर्नर। कि मतलब जो टीचर है उसके साथ साथ लर्नर या फिर स्टूडेंट, लर्नर यहाँ पे है स्टूडेंट, कि जो स्टूडेंट है उसकी भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों की इन्वॉल्वमेंट होगी तभी तो हमारा टू वे ट्रैफिक होगा ना, टू वे कम्युनिकेशन होगा। ये तो है नहीं कि एक तरफ से मैं एज ए टीचर आपको पढ़ाई जा रही हूँ, ठीक है, आप सब सुनोगे ही नहीं, इससे समझोगे ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा उसका पढ़ाने का। तो इसलिए जब तक दोनों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद हमारे पास दो वर्ड आ जाते हैं, एक टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन। बहुत बच्चों का मानना है कि ये दोनों वर्ड सेम होते हैं, तो नहीं, ये दोनों वर्ड सेम नहीं होते, दोनों के दोनों बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। टीचिंग हमारे लिए क्या है, टीचिंग एक ओपन एंडेड मेथड है हमारे लिए। इसमें मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक टीचर ही स्टूडेंट को सिखा सकते हैं, नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी टीचर्स को कुछ नई चीज़ें सिखा के चले जाते हैं। और ये टू वे होता है, डायलॉजिकल अप्रोच होती है ये, मतलब टू वे होती है, इसमें दोनों का इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट एंड टीचर्स दोनों को एक दूसरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और लास्ट पॉइंट इसमें होता है कि स्टूडेंट डेवलप देयर आइडिया, कि इसमें टीचर के लेक्चर के बाद जब हम कोई भी टॉपिक करवा के जाते हैं तो स्टूडेंट्स ना अपने खुद की आइडियाज़ डेवलप करते हैं। हम सिर्फ एक बेसिक बेस क्लियर करते हैं उनका, उसके बाद जो एडवांस स्टडी होती है, आगे रिसर्च होती है, प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, वो रियल लाइफ में उसको कैसे क्या अप्रोच होती है उनकी, वो कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें स्टूडेंट खुद से डेवलप करता है, उसके आइडियाज़ को क्रिएट करता है। वहीं अगर हम इंडोक्ट्रिनेशन को लेके चलते हैं तो ये बिल्कुल अलग है। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब होता है थोपना, हम ज़बरदस्ती इम्पोर्ट कर रहे हैं इम्पोजिंग कर रहे हैं किसी के ऊपर, इम्पार्टिंग कर रहे हैं कि नहीं मेरा ये आइडिया, तुझे भी यही फॉलो करना पड़ेगा, मैं अगर इस रास्ते से जा रही हूँ तो तुझे भी यही करना पड़ेगा। तो ये चीज़ होती है इंडोक्ट्रिनेशन। तो ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। वहीं अगर इसके सेकंड पॉइंट की बात करें तो डिस्करेजिंग क्वेश्चनिंग, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होती कि हम इसमें, जिसने अगर एक बार कुछ भी डिक्टेट कर दिया ना आपके सामने, तो वो एक ऑर्डर हो गया कि नहीं, आपको भी यही फॉलो करना पड़ेगा, आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके बाद होता है डोंट कंसिडर अल्टरनेट व्यू पॉइंट्स। इसमें किसी का व्यू पॉइंट भी मैटर नहीं करता, चाहे वो पॉइंट गलत ही क्यों ना हो, सामने वाला अगर आपको गलत भी बोल रहा है ना तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, ये ज़बरदस्ती होती है एक तरीके की। उसके बाद आता है क्लोज एंडेड, ये क्लोज एंडेड होती है, इसमें हम दोनों तरफ से टू वे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होती है कि हम इन्हें किसी के ऊपर कोई काम थोप दिया है, अब उसको वो करना ही पड़ेगा, ये नहीं है कि वो चेंज कर सकता है या कुछ और चीज़ें, नहीं। तो इंडोक्ट्रिनेशन और टीचिंग बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होती हैं दोनों की दोनों। इंडोक्ट्रिनेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो ये इम्पार्टिंग आइडियाज़, इम्पोजिंग बिलीव्स, डिस्करेजिंग क्वेश्चनिंग एंड ये सब इसके कीवर्ड्स हैं। तो इसे ध्यान रखना कि इंडोक्ट्रिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चंस में आता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फेजेस, टाइप्स ऑफ फेजेस। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज़ें आगे इसकी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आई नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।